बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले अफसोसनाक खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में फ्लड आ गया है, सैलाब आया। एक मरतबा फिर पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार सैलाबों का सामना करता चला आ रहा है। माजी में 10 साल में 8 साल में एक आधा सैलाब आता था, लेकिन अब हम देखते हैं हर साल दूसरे साल यहाँ पे सैलाब आना शुरू हो गए हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके असरात आ रहे हैं। हमने दरख्तों की बड़ी मैसिव कटिंग की है और पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। हवा के अंदर जो गैसेस का अखराज है वो पाकिस्तान की तरफ से और हमारे हमसाया ममालिक की जानिब से बहुत ज़्यादा है। तो ये असरात पाकिस्तान के ऊपर लगातार पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की सूरत में। और दीगर जो इसके अंदर रीज़न हैं वो हमने जिस किस्म की आबादियाँ तैयार कर दी हैं पानी के रस्तों में, उनकी वजह से भी बहुत तबाही होती है। जितने दरियाओं के किनारे थे वहाँ पे कानूनन तो इजाज़त नहीं है, ना अंग्रेज़ दौर में इजाज़त थी ना अब इजाज़त है, लेकिन लोगों ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए पूरे पूरे होटल, प्लाजाज, घर, इमारतें, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, बहुत सारा कुछ बना दिया दरियाओं के किनारों के ऊपर। और जो कुछ भी किनारों पे बनाया उनमें से कुछ चीज़ें हम देखते हैं बहती हुई चली जाती हैं। पूरे के पूरे होटल, पूरी की पूरी इमारतें, पूरा का पूरा घर भी पानी के अंदर बादों का चला जाता है और उसकी वजह से नुकसान ज़्यादा होता है। जो नदी नालों के और बरसाती पानी के पुराने रास्ते हैं, उन रास्तों के रुकावटों में बंद बांध के रिहायशी सोसाइटियाँ बना दी गई हैं। पंजाब में इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, इवन खैबर पख्तूनख्वा में भी कई जगहों पे। तो ये जो तजावज़ात हैं जो पानी के रास्ते में बनाई गई हैं, ये हमें नुकसान दे रही हैं। दूसरा, हमने अपने हाथों से अपने इन्वायरमेंट को तबाह किया, हमने दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा की, फिर नए दरख्त लगाने में हमारी दिलचस्पी भी नहीं होती। और ये जितना टिम्बर माफिया है जो यहाँ से दरख्त काट के ले जाता है और पैसा बनाता है, ये लोग खुद तो इस मुल्क में रहते नहीं है पाकिस्तान में। ये अपने बच्चों के लिए वो ममालिक ढूंढते हैं जहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, माहौल बहुत अच्छा है, आबो हवा अच्छी है, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको AQI कहते हैं वो बहुत अच्छा है। तो ये उन ममालिक में जाकर रहते हैं, उन जगहों पे जाकर रहते हैं। यहाँ पाकिस्तान को इन्होंने एक शिकारगाह की तरह इस्तेमाल किया कि हर चीज़ यहाँ पे तबाह कर दो, हर चीज़ बेच दो, इसकी मादनियात, इसकी लकड़ी, इसके दरख्त, इसका माहौल, हर चीज़ तबाह करते हैं बेशक, लेकिन यहाँ से ये पैसा निकालते हैं। अब ये जो सैलाब के नुकसानात हैं बहुत ज़्यादा हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल सामने आ रही है। सैलाब से मुतासरा जो लोगों का नुकसान हुआ है उसमें डिफरेंट आदाद शुमार मेरे पास हैं और अब तक की जो मुसद्दका इतलात आई हैं उनमें खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 167 अफराद जाँ बहक हो गए हैं सैलाब के नतीजे में, जिनमें 147 मर्द बताए जा रहे हैं, 12 बच्चे हैं और 8 ख़वातीन हैं इस सैलाब में जिनका ये नुकसान हुआ है, जो जिनकी जान गई है, जो जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूँ कौन कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। बाजोड़ का इलाका है, यहाँ पे 21 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए। बुनेर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे फ्लड आया, उसका नुकसान भी ज़्यादा है। 78 लोग वहाँ पे जाँ बहक हुए, 5 लोग लोअर दीर में, शांगला में 23 लोग, स्वात में 11 लोग, अपर दीर में जो है वो नुकसान हुआ लेकिन लोगों की जान महफूज रही। इसी तरह जो बटग्राम है वहाँ पे 15 और जो मानसेरा है वहाँ पे जो है वो 14 लोग जाँ बहक हुए हैं। तो टोटल 167 लोग अब तक जाँ बहक हो गए हैं, जबकि घरों को, स्कूलों को और दीगर इमारतों को भी जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ये नाज़रीन सैलाब की सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में एक हेलीकॉप्टर भी गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर था ये इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त मसरूफ़ थे। कुछ जो है वो दूसरे हेलीकॉप्टर भी हैं इंतज़ामिया के जो रेस्क्यू करते हैं, वो भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर गिरा, उसमें 5 लोग थे जो हमले के, वो जाँ बहक हो गए हैं और उसमें जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने सोग का ऐलान भी किया है। तो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में। सारे पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और अब देखना ये होगा कि फ़्लड अगर ये ज़्यादा है और पानी का ये फ़्लो नीचे आता है तो पंजाब में और सिंध में किस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि कैशमेंट एरिया जो है वो ऊपर है और वो वहाँ है जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, तो वहाँ ज़्यादा तबाही हुई है। आज से 2-3 साल पहले 2022 में बलूचिस्तान में बहुत तबाही हुई थी, वहाँ से जो है कोई सलमान से पानी नीचे उतरा था और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। 70 घंटे तक
एक बारिश तो लगातार हुई थी। तो अभी सारी की सारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इमरजेंसी लगाकर इस पे काम शुरू कर दिया है। लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए अपने प्यारों की। जितने भी पाकिस्तानी इसमें मुतासिर हो रहे हैं, मेरी बाकी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि हम वतनों की मदद भी करें इस मुश्किल वक्त में। अभी जब बहाली का टाइम आएगा तो फिर इसका पूरा रोड मैप होगा, हम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। नादरीन, सियासी लीडर्स की मकबूलियत के हवाले से मुख्तलिफ सर्वेज आते रहते हैं। ये एक नया सर्वे एक आया है और ये सर्वे है रिपब्लिक पॉलिसी का। उन्होंने सर्वे ये किया कि लाहौर के अंदर शहरियों से पूछा कि सबसे ज़्यादा जो है वो मकबूल सियासी लीडर कौन है आपकी नज़र में। तो शहरियों ने इसका जवाब दिया है। ये जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाहौर में जुलाई 2025 में होने वाले सर्वे के मुताबिक जो लाहौर के शहरियों से सवालात किए गए, 56% लोगों के मुताबिक इमरान खान उनका सबसे मकबूल लीडर है, 56%। और उसके बाद दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ साहब हैं और हालत उनकी ये है कि वो 17% पे रह गए हैं लाहौर में। फिर जो तहरीक लब्बैक के लीडर हैं साद रजवी साहब, वो 4% पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं। बिलावल जरदारी, एक बड़ी जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, वो 3% पे हैं। जमात इस्लामी 2% पे है। बाकी सियासी जमातें 2% पे हैं। जबकि 16% लोग ऐसे हैं जो किसी भी सियासतदान को पसंद नहीं करते। अब इमरान खान 56% के साथ सबसे आगे। यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की। इमरान खान की मकबूलियत का खौफ उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़े भी नहीं होने देता। और जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के अंदर शामिल जमातों में एक प्यार मोहब्बत और रोमांस चल रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह अवाम में इमरान खान की मकबूलियत है। अगर इमरान खान साहब अवाम में मकबूल ना होते तो शायद ये इतना लंबा ना चलते। अपने अपने सर्वाइवल के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मदद कर रही है रवायती सियासी जमातों की, और रवायती सियासी जमातों की जो हुकूमत है वो मदद कर रही है एस्टेब्लिशमेंट की। तो एक दूसरे के सहारे ये सब बेचारे खड़े हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया के अंदर जश्न आज़ादी मनाया। दुनिया भर में पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी उठाए हुए थे। कहीं कहीं किसी और एक कभी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा भी नज़र आ जाता था। तो पाकिस्तानियों ने जश्न मनाया, यौम आज़ादी मनाया, और ज़्यादातर लोगों ने PTI के झंडे उठाए, नारे भी लगाए। वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, इंतज़ामिया मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद सड़कें रुकी, ट्रैफिक स्लो हुई, बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन मुकदमे दर्ज नहीं हुए। पाकिस्तानियों पर मुकदमा दर्ज नहीं किए गए पूरी दुनिया में, क्योंकि वो पाकिस्तान का यौम आज़ादी जो है वो मना रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानियों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए यौम आज़ादी मनाने पर, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को भी साथ में सपोर्ट कर रहे थे और हुकूमत उस पॉलिटिकल पार्टी की मुखालिफ है। लिहाजा पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और पूरी दुनिया में नहीं हो रहे। और यौम आज़ादी किसका मनाया जा रहा है? पाकिस्तान का मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में यानी ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है। ये एक और भी सड़क ब्लॉक हुई है, इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करो। ये एक वीडियो आई है जो खैबर पख्तूनख्वा से आई है। DI खान 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर इससे जो है वो डेरा इस्माइल खान का शहर है, और ये 90 किलोमीटर जब लिखते हैं तो ये ज़िला कचहरी को लिखते हैं। तो बिल्कुल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले के बिल्कुल साथ ही मेन हाईवे मोटरवे के ऊपर ये अस्करियत पसंद दहशतगर्द जो है ये रक्स कर रहे हैं। TTP जो है वो वहाँ पे रक्स कर रही है, इंजॉय कर रही है। सवाल ये है कि इनको वहाँ लेकर कौन आया? सवाल ये है कि इन्होंने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? सवाल ये है कि ये हथियारों के साथ यहाँ दंदनाते कैसे फिर रहे हैं? सवाल ये है कि इनकी सहूलतकारी किसने की है? गंडापुर कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि गुड तालिबान का एक मामला है। जब भी कभी हम कार्रवाई करते हैं तो हमें कहा जाता है ये अच्छे लोग हैं, इन्हें छोड़ दो। तो कहीं ये गुड तालिबान तो नहीं है? और अगर ये गुड तालिबान नहीं है और बैड तालिबान हैं तो फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं और ये यहाँ पहुँचे कैसे? और कोई भी कैसे किसी सड़क के ऊपर खड़ा होकर रक्स कर सकता है सड़क को बंद करके? और दिन दिहाड़े का टाइम है, आप अंदाजा करें, को रात का वक्त भी नहीं है। ये नाज़रीन सूरत हाल है पाकिस्तान में। अब पता नहीं ये वीडियो किस मकसद के लिए बनाई गई है और किस मकसद के लिए इसको वायरल किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी नाकामी है कि जिन्होंने बॉर्डर कंट्रोल करना था वो दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि सारे दहशतगर्द पाकिस्तान से जा चुके हैं, पाकिस्तान में अपनी दहशतगर्दी क्लियर कर दी है, कोई दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई नो गो एरिया नहीं है। फिर इन लोगों को वापस कौन लेकर आया? इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं आप
मीटिंग्स के मिनट्स उठाकर देख लें। मुराद सईद 2022 से चीख रहा है कि इनको मत लाओ, इनको मत लाओ, इनको मत लाओ। शानदाना गुलजार कहती हैं कि जनरल बाजवा का यह मंसूबा था कि टीटीपी के लोगों को लाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करना है, फारग करना है 3 साल में। और आपको सड़कों के ऊपर ये लोग दंदनाते हुए नजर आ रहे हैं। ना कोई सवाल करने वाला है, ना कोई जवाब देने वाला है। हालात तो ये हो गए हैं। अस्करियत पसंद है, वो बंदूकें उठा के जनाब वहां पे मजे से रक्स कर रहे हैं, वहां पे घूम रहे हैं। नाजरीन, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत की तवज्जो किस तरफ है। तो पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरीन सब्सिडीज दी गई थी इस साल, वो ट्रैक्टरों की खरीदारी पर दी गई थी कि अगर किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो हम उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं, किसान ट्रैक्टर खरीद लें। लेकिन लगभग 22 साल के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में किसानों ने ट्रैक्टर नहीं खरीदे। बहुत ही कम लेवल पे आके किसानों ने ट्रैक्टर खरीदे हैं। ये मेरे पास 2003 से लेकर अब तक का डाटा मौजूद है और ये डाटा अगर आप देखें तो पाकिस्तान ट्रैक्टर सेल्स ड्रॉप टू 22 ईयर्स लो। 22 साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तान में ट्रैक्टरों की खरीदारी पहुंच गई। कोरोना वायरस जब आया था ना, तब लोगों ने चीजें खरीदना बंद कर दी थी। कोरोना वायरस के दौरान भी जो ट्रैक्टरों की फरोख्त है वो इतनी कम कभी नहीं हुई जितनी अब हो गई है। उसकी वजह क्या है? किसानों के पास पैसे ही नहीं है। किसान पैसे आएंगे तो नया ट्रैक्टर लेंगे ना, उनके पास पैसा आएगा तो काश्तकारी में इजाफा करेंगे ना, पैसा आएगा तो अपनी ज़मीन को सैराब करेंगे, उसमें बीज डालेंगे, उसके ऊपर खाद डालेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। किसानों को जिस तरह इन्होंने भूखा मारा है उसका नतीजा यही निकलना था। इस वक्त जो ट्रैक्टरों की खरीदारी है पाकिस्तान में वो लोएस्ट पे चली गई है। ट्रैक्टर तो और बात है, तनख्वाहदार तबके हों या ताजर बरादरी हो या जो थोड़ा बहुत एक मिडिल क्लास है, उनकी एक गाड़ी थी ऑल्टो। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है और इसकी जो सेल है उसमें 75% तक कमी आ गई है। 75%। फर्ज करें अगर ये 1000 गाड़ी बिकती थी तो अब ये 250 गाड़ी बिक रही है, 750 गाड़ी नहीं बिक रही। यहां से आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के अंदर मईशत की और आम आदमी की मईशत की, जो सफ़ेद पोश तबका है उसकी मईशत की क्या सूरत हाल है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी जो सुजुकी ऑल्टो है उसकी फ़रोख्त में भी मुबैना तौर पे ये स्टार्टअप पाकिस्तान का एक सर्वे है, उसके मुताबिक 75% उसके अंदर भी कमी आई है। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान में ज़्यादा बिक रहा है। तो नाज़रीन, वो हैं लंडे के कपड़े। लोग नया कपड़ा नहीं खरीद सकते, लोग बाजार में जाते हैं, नए कपड़े बहुत महंगे हो गए हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर जा रहे हैं। लिहाजा लोगों ने लंडे की जो मसनूआत हैं, जो कपड़े हैं, वो पहनना शुरू कर दिए और गुर्बत लगभग 44% तक पहुंच गई। उसके बाद लंडे के इस्तेमाल शुदा कपड़ों की इंपोर्ट में तारीखी इजाफा हो गया है। ये डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में लंडे के इस्तेमाल शुदा कपड़ों की इंपोर्ट में रिकॉर्ड $511 मिलियन खर्च हुए हैं। लंडा बाजार गुर्बत का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों का गढ़ बन गया है। ये है नाजरीन पाकिस्तान में गुर्बत की सूरत हाल जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया। और ये कहते हैं हमने मईशत ठीक कर दी, हम पाकिस्तान को बेहतर कर रहे हैं। ये आप पाकिस्तान को बेहतर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पुराने कपड़े इस्तेमाल शुदा पहनने पर मजबूर हो गए हैं। वजह क्या है? वो नए कपड़े अफोर्ड नहीं कर पा रहे और 44% लोग जो है, लगभग आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया है। नाजरीन, एक और खबर है, ये नरेंद्र मोदी ने धमकी दी पाकिस्तान को। देखिए, पूरी कौम को एक जंगी जुनून में तो मुब्तला किया हुआ है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने मिलकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी की गलती की वजह से और उसकी भोंडी हरकतों की वजह से जो शख्स या जो लोग पाकिस्तान में मुंह नहीं उठा सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, उनको भी जबान मिल गई और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका के करीब जाने का मौका भी मिल गया। अब अमेरिका से पाकिस्तान का फायदा तो इन्होंने लेना नहीं है, अपना जाती फायदा लेना होता है। लिहाजा अब ये इमरान खान को दबाएंगे, अपनी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी को दबाएंगे और इस जालिमाना रजीम को तूल देने की कोशिश करेंगे जो ये कर रहे हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी इनको धमकियां भी दे रहा। नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है और ये भारत ने जो सारा कुछ किया ना पहलगाम वाला, पाकिस्तान के अंदर लोगों को हम बेवकूफ बनाते हैं। यह कहा जाता है कि पहलगाम भारत ने इसलिए किया कि वो पाकिस्तान पे हमला करना चाहता था। बिल्कुल नहीं,
भारत पाकिस्तान के साथ कोई जंग लड़ना नहीं चाहता। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह जंग लड़ेगा पाकिस्तान के साथ। आर्मी चीफ ने ठीक कहा है कि एक तरफ ट्रक आ रहा है जी, वो डंपिंग वाला, दूसरी तरफ जनाब वो मर्सिडीज आ रही है, एक टक्कर हो जाएगी तो नुकसान कितना होगा। भारत की इकॉनमी बहुत आगे जा रही है, उसके बाद बहुत पैसा है, वो तरक्की कर रहा है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तेजी से, पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में भारत को जंग सूट नहीं करती। भारत सिर्फ पाकिस्तान के पानी पर कब्जा करना चाहता है और इस पानी पर कब्जा करने के लिए भारत ने एक लड़ाई पाकिस्तान के साथ, एक झड़प पाकिस्तान के साथ लड़ी है ताकि जवाब घड़ा जा सके। जो मुझे समझ आती है ना, पहले पहलगाम किया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ पंगा किया, उसमें पाकिस्तान ने इनको धो दिया पकड़ के, एयरफोर्स ने। और अब भारत के पास एक सॉलिड बहाना मौजूद है अपने मुल्क में और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। हिंदुस्तान के पानी पर हक सिर्फ हिंदुस्तान का है। हमें अब सिंध तास मुआहदा मंजूर नहीं है। यह कैसा मुआहदा था जिसने 7 दहाइयों से हिंदुस्तान के किसानों का नुकसान किया है। यह नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट है। अब नरेंद्र मोदी ने सिंध तास मुआहदे को खत्म करना था और इसी मुआहदे के तहत पाकिस्तान को वो पानी मिलता है जिससे पाकिस्तान अपने शहरियों को खाना खिलाने के काबिल होता है। अब अगर 4, 6, 10 तैयारे तबाह करा के भी भारत पाकिस्तान का पानी रोकने में कामयाब हो गया, जिस तरह वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों से भारत ने पाकिस्तान के पानियों पर या मगरबी दरियाओं पर, जिनमें झेलम, चनाब और सिंध, इनके ऊपर भारत ने बहुत सारे ब्लॉकेज लगाए हैं। बहुत सारी जगहों में भारत ने पानी रोका है पाकिस्तानियों का। वो जो पाकिस्तानियों का पानी भारत ने रोका है, डैम्स बनाकर, रुकावटें बनाकर, बंद बांध के, वो पाकिस्तान के दरियाओं को आहिस्ता आहिस्ता ये मामला खुश्क कर रहा है। हमारे डैमों के अंदर पानी कम होता जा रहा है। इसको पाकिस्तान रोकने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। ये बातें तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पाकिस्तान की हुकूमत को पहले लेनी पड़ेगी और फिर मिलिट्री को ऑर्डर देना पड़ेगा। ये जितने स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं पाकिस्तान के पानियों के ऊपर, ये गैर कानूनी है, बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ है और इनको कैसे हटाना है, इस पे स्ट्रेटेजी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिलकर बना सकती है कि करना क्या अब। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि मिसाइल मार के ये स्ट्रक्चर गिरा दिए जाएंगे, तो कंक्रीट के बने हुए बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। ये रशिया नहीं कर सका अभी तक यूक्रेन में, तो हम इंडिया में कैसे करेंगे। इंडिया ने भी हमारे तो कुछ मिसाइल, हमें वीडियोस दिखाई गई थी, तस्वीर भी, कि जनाब पाकिस्तान के जो वाटर स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर इंडिया ने को मिसाइल मारे, कोई नुकसान ही नहीं हुआ। ये तबाह करने के लिए कम से कम उस लेवल के आपको B-52 बम्बर या तो चाहिए, या आपको भारत के अंदर बड़ी कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। और आपको ये यानी अगर ये चाहते हैं, जैसे बिलावल धमकी देते हैं कि 6 के 6 दरियाओं का पानी हम खुलवा लेंगे, तो 6 दरिया तो बहुत दूर की बात है। जो मोदी ने अभी हरकत की है, कम से कम अपने 3 दरियाओं का पानी खुलवा लें, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। ये एक दूसरे का हक मारने में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल मैं आपको देता हूं। इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं, यानी पानी से बिजली बनाने के जो मंसूबे हैं, उनमें जो पैसा तकसीम किया गया है उसके अंदर खुली नाइंसाफी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए ना, एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है इस वक्त PMLN के साथ, तो पंजाब में PMLN की हुकूमत भी है और साथ में उनकी हुकूमत वफाक में भी है। तो उन्होंने पंजाब को जो पैसा दिया वो दिया 65.8 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा को दिया 33 अरब रुपए। अच्छा, दिया किस मद में इन्होंने ये दिया पानी से बिजली पैदा करने की मद में। अब मैं आपको अगर डाटा बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि पंजाब से दुगने से ज्यादा पानी से बिजली पैदा करने की सलाहियत खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा जो बिजली पैदा करता है पानी से, उसकी मिकदार पंजाब से दुगनी से भी ज्यादा है। ये मैं बड़ा मोहतात आपको बता रहा हूं, फिगर तो बहुत बड़ा है, आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन ज्यादा बिजली कौन दे रहा है? खैबर पख्तूनख्वा। ज्यादा पैसा किसको मिल रहा है? पंजाब को मिल रहा है। वजह क्या है? पंजाब में अपनी चहीती टिकटॉकर को हुकूमत दी हुई है। तो ये जो एक नाइंसाफी है, इससे लोगों को तकलीफ होती है। आजाद कश्मीर के लोगों ने एहतजाज करके अपना हक ले लिया था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी एक कंप्रोमाइज हुकूमत है और वो अपना हक लेने की बजाय सिर्फ नारे शारे लगाती है और बात खत्म हो जाती है। मरियम नवाज साहबा जो हैं वो अब जापान निकल गई हैं और इसके बारे में एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने। मरियम नवाज जनाब प्राइवेट जेट के ऊपर जा रही है, बड़े प्रोटोकॉल मिल रहे हैं जापान के दौरे के ऊपर। पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला जो जापान के इस तरह दौरे पर जा रही है, वहाँ कोई
एग्जीबिशन लगी हुई है, वहाँ से कोई नए खिलौने और नए कहानियाँ लेकर अब ये पाकिस्तानियों को आकर सुनाएंगे कि हमने आपके लिए फ़लानी चीज़ पसंद की है, फ़लानी चीज़ पसंद की है, लाकर यहाँ पे ये एक्चुअली लोगों को जो है ना लग्जरी की तरफ लेकर जाते हैं, और लोग भूखे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। किसान ट्रैक्टर के लिए तरस रहा है, आप उनको कोई और खिलौना ला के दे देंगे। बहरहाल ये इसमें मुजम्मल असलम साहब ने एक क्लैरिटी लेकर आए। उन्होंने कहा जी हमारी भी एक वफद गया जापान में, खैबर पख्तूनख्वा का वफद कमर्शियल फ्लाइट से इकोनॉमी क्लास के अंदर गया था, और बड़े बजट होटल जो सस्ते होटल हैं उनके अंदर जाके ठहरा था। इकोनॉमी क्लास ट्रेन का उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया था। अब पंजाब का वफद जो है वो चार्टर्ड जहाज़ पे जा रहा है, और होटल की जो डिटेल्स हैं वो सहाफ़ी हज़रात ने खुद पहले बता दी है कि वो होटल है जो बहुत बड़ा होटल है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद वहीं पे नरेंद्र मोदी भी ठहरे हुए हैं, वो इस्तेमाल करते हैं उस होटल को जहाँ पे मरीम नवाज साहिबा जा रही हैं। तो इनकी तो अय्याशी ही ख़त्म नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि पंजाब किसी और मुल्क का हिस्सा है और खैबर पख्तूनख्वा किसी और मुल्क का हिस्सा है। पंजाब में एक पॉलिटिकल वर्कर जो है वो सड़क पे खड़ा होकर सियासी नारा लगा दे तो सड़क बंद करने पे मुकदमा हो जाता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बंदूक बरदार लोग जो है वो रक्स कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा से लोग जाते हैं उसी जापान के अंदर और इकोनॉमी क्लास में जाते हैं, इकोनॉमी ट्रेन में सफ़र करते हैं, सस्ते होटलों में ठहरते हैं। और पंजाब से एक वफद जाता है, वो जनाब वीवीआईपी किस्म के होटल के अंदर ठहरते हैं, चार्टर्ड प्लेन के अंदर जाते हैं, वहाँ पे वीवीआईपी प्रोटोकॉल लेते हैं। क्या ये दो अलग अलग मुल्कों के सूबे हैं या एक ही मुल्क के दो सूबे हैं? ये पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हुक्मरानों ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को दिखाया कि देखो हम ये लोग हैं। और ये इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सियासतदानों से अवाम नफरत करे, और एक वक्त आए कि जो एक क्लास इमरान खान साहब सियासत के अंदर लेकर आए, वो क्लास ये कहकर हाथ पैर झाड़ के खड़ी हो जाए कि यार हम सियासत में नहीं पढ़ते, ये हैं ही सारे गंदे, और इन्होंने यही करना है, इन्होंने ऐसे ही मुल्क चलाना है। लोगों को ये मायूस करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो लोग मायूस नहीं हो रहे, डटे हुए हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।